निवासी ही बनना होगा। ये ढांचा मूल निवासी बनेंगे ना, ऊर्जा शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। PS4 के अंतर्गत हमने एक मैनीफोल्ड प्रोग्राम बनाया है, गांव गांव तक जाने का, बस्ती बस्ती तक जाने का, हर बस्ती में, हर गांव में संविधान के सम्मान में, संविधान की रक्षा के लिए PSA पीपल सोशल एक्शन कमेटी बनाने का, उनके माध्यम से आंदोलन को चलाने के लिए समाज में अगर हमने खड़ा कर दिया ना, समाज के बजट से हम समाज को चला लेंगे तो राजनीति को ऐसे दौड़ाएंगे। मंच पर उपस्थित हमारे आमंत्रित वक्तागण प्रोफेसर GS कश्यप, मूल निवासी अशोक भारती जी, मूल निवासी तिलक कुमार जी, मूल निवासी अजय जिनवाल, मूल निवासी नल्ला श्रीधर, मूल निवासी M पाल और साथियों, सदन पूरी उपस्थिति में है। इस सदन का एक ढांचा बना हुआ है, 2000 का बनाया था, कल 300 खुर्ची ज़्यादा लगाई है, 500 ला करके 200 बगल में रखी है। कैलकुलेशन किया अधिवेशन करने के लिए कि हमारे कितने लोग आएंगे, उनके बैठने की क्या व्यवस्था होगी, और उनका रजिस्ट्रेशन कराया ऑनलाइन और इनफॉर्मल वे से बुलाया, चीज़ें निर्धारित की। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल है, उधर टॉयलेट बाथरूम है, उधर रेजिडेंशियल पंडाल है, इधर पार्किंग है। ये एक ढांचा है और इस ढांचे में हमने ऑल इंडिया के हमारे जो साथी हैं, जैसे कि अशोक भारती जी है, एक अम्बेडकरवादी, ये फुले अम्बेडकरवादी है, और ये मूल निवासी लोग हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि आगे जाति का नहीं होना चाहिए, इनके आगे जाति नहीं है। मैं संगठन का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते यहाँ इस चीज़ को अभिव्यक्त करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। ये सारे मूल निवासी, इनके नामों के आगे जाति खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता है। और ये इस ढांचे में ये तैयार हो रहे हैं, फुले अम्बेडकरवादी ढांचे में ये लोग तैयार हो रहे हैं। ऊर्जा ढांचे से पैदा होती है। विषय है मूल निवासी शक्ति का पुनरुत्थान। अगर ये बिजली यहां आ रही है, विद्युत ऊर्जा, बगल में पीछे में इसका पावर प्लांट है, वहां कोयले को एक ढांचे में जलाया जाता है, उससे ऊष्मा निर्माण की जाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये उसी से जल रहा है। ये जो अभी चल रहा है यहाँ पर, ये सरकारी ऊर्जा उत्तर प्रदेश सरकार की हमने 40,000 रुपया का बिल देके प्राप्त करी है 4 दिन के लिए। ढांचा है। और देश में ब्राह्मणवाद का ढांचा है। उस ढांचे को तोड़कर मूल निवासी ढांचे में देश को पिरोना है। मूल निवासी ढांचे में देश को संजोना है और ब्राह्मणवादी दंभ को खत्म करना है। यह प्रण है आज के विषय का। मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं कि हमारे साथी अशोक भारती जी ने उन चीजों के ऊपर प्रकाश डाला है जो इस विषय का मर्म है, और हमें अवसर दिया है उसके ऊपर अपने संगठन का जो विचार है, संगठन का जो स्टैंड है,
उसको यहाँ सब लोगों के सामने बताने का एक अवसर दिया है। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। साथियों, थोड़ा सा देर होगा, भोजन में आज सुधार हो रहा है। सुबह से लगा हुआ हूं, बढ़िया भोजन मिलना चाहिए। शुरुआत इस बात से करते हैं, शक्ति क्या है। मूल निवासी शक्ति के पुनरुत्थान से होगा ब्राह्मणवादी दंभ का अंत, पट्टाक्षेप। मूल निवासी बहुत बढ़िया से उन्होंने समझा रहे हैं हम। शक्ति, पावर एक साइंटिफिक कंसेप्ट है और समाजशास्त्र में, समाज विज्ञान में इसे भौतिक शास्त्र से लिया गया है। भौतिक शास्त्र यह कहता है कि पावर इज एन एबिलिटी टू कंट्रोल भौतिक शास्त्र कहता है कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर मतलब काम करने की शक्ति, काम करने की ऊर्जा। देखिए, थोड़ा ऊर्जा और शक्ति में अंतर है। शक्ति मतलब पावर और ऊर्जा मतलब एनर्जी। यस। वो कह रहा है कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। और सरल शब्द में कहा जाए तो पावर मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम और द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब शक्ति का अर्थ यह हुआ ऊर्जा का प्रतिपल कितना हम उपयोग करते हैं, जितनी हमारी क्षमता है उतनी हमारी शक्ति है। भाई सही से रिकॉर्ड हो रहा है इसमें? हाँ, ऊर्जा शक्ति का रूप है ना। और ऊर्जा से शक्ति का निर्माण होता है। ऊर्जा है तो शक्ति है। आप देखिए कि हमारे समाज में ऊर्जा है। ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा हमेशा स्थिर होती है। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट प्रिंसिपल। सारे विश्व में जो ऊर्जा है हमेशा स्थिर होती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को निर्माण नहीं कर सकते, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते, परंतु ऊर्जा को शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पावर। हम पावर की बात कर रहे हैं। ऊर्जा है, समाज में ऊर्जा है, विश्व में ऊर्जा है। हमारी संख्या ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है। शक्ति कैसे होगी? ऊर्जा के उपयोग से शक्ति का निर्माण होगा। और ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मैंने पहले कहा ढांचा चाहिए। यह ढांचा बैठा है यहां पर। कैसा ढांचा चाहिए? जैसी ऊर्जा, जैसी शक्ति आप चाहते हैं वैसा ढांचा ऊर्जा को चाहिए। तो जैसी शक्ति चाहते हैं वैसी ऊर्जा आपको शक्ति दे देगी। मतलब ऊर्जा अगर माता है तो शक्ति उसकी बेटी है या बेटा है। हमारे देश में शक्ति एक कलाकार है ना, फिल्म कलाकार है शक्ति। तो इसलिए पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है।
तो ऊर्जा अगर माता है, शक्ति उसका प्रतिफल है। और इसलिए हमें माता की चिंता करनी चाहिए। माता अगर ढांचे में है, पेरेंट्स, सोर्स अगर ढांचे में है तो आप पावर क्रिएट कर सकते हैं। हमारा सोर्स 85%, 90% है, हमारा समाज है, बस उसको ढांचे में रखने की जरूरत है। और ढांचे में रखने के लिए, समाज को ढांचे में रखने के लिए एक संघ, जिन्होंने कहा कि ग्लू, जोड़, फेविकॉल चाहिए। फेविकॉल हमने बनाया मूल निवासी, जोड़, ढांचा। और ये मूल निवासी का ढांचा, मूल निवासी के ढांचे में यदि हमारे बिखरे जाति में बटे पड़े लोग अगर एक पहचान के तहत ढांचे में आ गए तो सोर्स आपके हाथ में आ गया। अब उसको जिस रूप में दौड़ाना चाहते हो, केमिकल में दौड़ाओ, इलेक्ट्रिक में दौड़ाओ, इलेक्ट्रॉनिक में दौड़ाओ, रेडिएशन में दौड़ाओ, प्रकाश में दौड़ाओ, दौड़ा सकते हो, दौड़ा दो। मैनीफोल्ड प्रोग्राम बना दो, सामाजिक बनाओ, राजनीतिक बनाओ, आर्थिक बनाओ, सभ्यता का बनाओ, जो चाहते हो बनाओ। हमने बनाया है। मैं गर्व से कह सकता हूं, अशोक साहब ने पूछा है, मैं कह रहा हूं है, देखने के लिए आओ। अभी नागपुर में 22 तारीख को दिखाया था। अभी नागपुर में 22 तारीख को संविधान का पथ संचलन दिखाया था, मूल निवासी का, दलित का नहीं दिखाया। मूल निवासी का था वो, दलित का रखते केवल शेड्यूल कास्ट के आते, उसमें भी पासी, पासवान, चमार आते, बाकी नहीं आते। थोड़े बहुत जाटव आ जाते, महाराज आते, क्या कर लेते? 2, 4, 5, क्योंकि वो दलित है। और दलित के बारे में बाबा साहब ने कहा यह तुच्छ संकल्पना है, डेरोगेटरी है। मुझे जैसे ही भारती साहब ने कहा, लाइट जल गया, भुट्टा नहीं खाया हूं। प्रोफेसर लोग भुट्टा खाते बैठे हुए हैं। संजय इंगोले सुबह से पानी पी रहा है, किचन में नहीं जा सका सुबह, गेस्ट को देखते देखते पानी पी के आया हूं। और काम क्या है? पानी पिलाना। ये बाबा साहब अंबेडकर की किताब है सर, मेरे हाथ में, अभी मंगवाई यहां से। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया, उसके प्रीफेस में बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, खाने की चिंता मत करना, बढ़िया बन रहा है। एक अंतिम शब्द, ये बाबा साहब का अंतिम शब्द, एक अंतिम शब्द पाठक पाएंगे कि मैं इस पुस्तक में अस्पृश्यों के लिए कई प्रकार की नामावली, जैसे दलित वर्ग, अनुसूचित जाति, हरिजन और तुच्छ वर्ग का बार बार प्रयोग किया है। मैं जानता हूं कि इससे विशेषकर उन लोगों के मस्तिष्क में जो भारतीय परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं, उलझन पैदा हो सकती है। एक ही प्रकार की नामावली का प्रयोग करने में मुझे बहुत हर्ष होता, परंतु इसका दोष पूरी तरह से मुझ पर नहीं जाता, क्योंकि ये शब्द बाबा साहब ने निर्माण नहीं किए। ये सारे नाम अस्पृश्यों के लिए समय समय पर राजकीय
या अराजकीय तौर पर प्रयुक्त किए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के में प्रयुक्त नाम अनुसूचित जातियां हैं, परंतु इसका प्रयोग सन 1935 से आगे प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व इन्हें गांधी जी द्वारा हरिजन और सरकार द्वारा दलित वर्ग कहा जाता है, कहा जाता था। सॉरी, देखिए ये लाइन मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। बाबा साहब खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इससे पूर्व इन्हें गांधी द्वारा हरिजन और सरकार द्वारा दलित वर्ग कहा जाता था, बाबा साहब द्वारा नहीं। ऐसी बदलती परिस्थितियों में किसी एक ऐसे नाम पर कायम रहना संभव नहीं है। कोई नाम एक स्थान पर तो सही परंतु दूसरे स्थान पर गलत हो सकता है, परंतु वस्तुतः पाठकों की प्रत्येक कठिनाई मात्र एक याद भर रखने से दूर हो जाएगी कि वे सभी नाम पर्यायवाची है और एक ही वर्ग को दर्शाते हैं। ये दलित, अछूत, ये सारे नाम एक ही वर्ग के बारे में बात करते हैं। ये प्रस्तावना में बोला इस किताब की। लेकिन इसका ऐतिहासिक, साथियों नम्रता से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि खाना नहीं खाया हूँ, केवल पानी पिया हूँ, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अब मैं नम्रता पे आता हूँ। नम्रता से कहना चाहता हूँ कि ये परिशिष्ट 11 है इस किताब में साहब, और ये किताब ना हम लोगों के लिए धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ना चाहिए। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स। कैमरे में दिख रहा है परिशिष्ट 11। इंग्लिश भी है, यहाँ पर इंग्लिश भी है, हाँ इंग्लिश भी है, हाँ राइट। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अब उसको इंग्लिश में पढ़ा हूँ और हिंदी में बता रहा हूँ। मातृभाषा मराठी है। अनुसूचित जातियों की राजनीतिक मांगे इस परिशिष्ट का नाम है। इसमें 12 पैराग्राफ है और इसका एक पैरा मुझे लगता है अब गूगल में थोड़ा देख लीजिए। इसमें जैसे भाई अजय इंग्लिश में अभी निकाला था, इंग्लिश पढ़ लेता। पैरा 4, पैरा 4 का टाइटल है नॉमेनक्लेचर। ठीक, सरकार ने अनुवाद किया है सांप्रदायिक समझौता। ये ट्रांसलेशन सही है क्या साहब? सही बता रहे, ताली बजाओ इनके लिए। पैराग्राफ साला इंग्लिश में लिखा है नॉमेनक्लेचर, हिंदी होना चाहिए नामाभिमान। हिंदी सीख लिया हूं, नॉर्थ में रहते रहते आभारी हूं आप लोगों का। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामाभिमान, नाम कह दो। लेकिन सांप्रदायिक समझौता बिल्कुल नहीं होता इसका ट्रांसलेशन। ठीक, लेकिन नीचे क्या लिखा है पढ़ता हूं, इंग्लिश पढ़ता हूं पहले। In dealing with this part of the question, we would like to point out that the existing nomenclature of depressed classes
is objected by the members of the depressed classes who have given thought to it, and also by outsiders who take interest in them. हिंदी अनुवाद है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की कार्य समिति सांप्रदायिक समस्या को शीघ्र हल करना चाहती है। देखिए कहाँ से ट्रांसलेट कर रहा है, किताब फालतू की। दूसरा एक ट्रांसलेशन अभी आया, क्या है, चलो मैं अपनी हिंदी से बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। कि पहला शब्द, इन डीलिंग विद द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन we would like to point out that existing nomenclature of depressed classes is objected by the members of the depressed classes. मतलब दलित शब्द का दलित वर्ग संघ, हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, ये दलित बाबा साहब ने बोला ही नहीं है। बाबा साहब डिप्रेस्ड क्लासेस बोलते थे, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद हिंदी लोगों ने दलित किया है। तो वो दलित वर्ग संघ दलित शब्द की विवेचना करता है, ऑब्जेक्ट करता है, विरोध करता है। पहला सेंटेंस ये है। और जो इनमें रुचि रखते हैं, इनके वेलफेयर में रुचि रखते हैं, उन्होंने भी इसको गलत पाया है। हु टेक इंटरेस्ट इन देम, इट इज डेरोगेटरी, ये अपमानजनक है। दलित शब्द अपमानजनक है। इट इज डेरोगेटरी एंड कंटेम्पचुअस, तुच्छतादर्शक है। ये अपमानजनक है, तुच्छतादर्शक है। डेरोगेटरी तुच्छतादर्शक, राइट, कंटेम्पचुअस मतलब ये तुच्छतादर्शक है, अपमानजनक है। दूसरा शब्द है, एंड एडवांटेज में बी टेकन ऑफ दिस ओकेजन फॉर ड्राफ्टिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू अल्टर फॉर द ऑफिशियल पर्पज द एग्जिस्टिंग नॉमेनक्लेचर। इफ थिंग्स दैट they should be called non-caste Hindu, Protestant Hindu, or non-conformist Hindu, or some such designation instead of depressed classes. We have only suggestion, we can only suggest them, and we believe that if properly explained, the depressed classes will not hesitate to accept the one most suitable for them. इससे क्या पता चलता है कि बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि दलित शब्द जो है अपमानजनक है, तुच्छताजनक है, तुच्छतादर्शक है, और इसका पर्यायवाची शब्द खोजना चाहिए। किसको कह रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर और राय बहादुर श्रीनिवास साहब ने मिलकर जो डिप्रेस क्लासेस के लोगों का रिप्रेजेंटेशन किया, और लिखित रूप में इस किताब में एज इट इज जैसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया वैसा उपलब्ध है। इसको जरूर पढ़ना चाहिए। मतलब दलित शब्द हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये बाबा साहब ने कहा, और हमें सही शब्द खोजना चाहिए, ये भी बाबा साहब ने कहा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब कंट्रोवर्सी में ब्रिटिश गवर्नमेंट फंस गई, कांग्रेस पार्टी के लोग इनको दलित कह रहे थे, हरिजन कह रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कल्चरल सोशल कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो फंसेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन निकाला और कहा कि इनकी सूची बनाओ और कहो ये सूची में जो है वो हम नहीं जानते कौन। बहुत शायने थे अंग्रेज, काय को फंसने का कंट्रोवर्सी में। अंबेडकर बोल रहे उधर जाएंगे तो इनसे फंसेंगे, इनका मान लेंगे तो उनसे फंसेंगे। तो उन्होंने बनाई लिस्ट, शेड्यूल, और बोला इस लिस्ट में जो लोग हैं, इस अनुसूची में जो है वो लोग हम न जानते उनका, हम न जानत रहिल बाबा, दुनिया डुप्लीकेट बा। हमारा दीपक दास गाना गाता है, वो जानते थे डुप्लीकेट लोग हैं भारत में, चला फंसा देंगे। तो उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा,
बाबा साहब ने कहा कि भी अच्छा इसमें होना चाहिए कोई नाम। वो एक ट्रांजिटरी फेज था कि बाबा साहब भी सोच रहे थे कौन से नाम से हम अपने लोगों को संगठित करें। तो भारती साहब ने कहा कि बाबा साहब ने जो है कम से कम शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के अनटचेबल लोगों को इकट्ठा किया। वो ग्रेट काम बाबा साहब ने किया और उनमें से कम एक कंसोलिडेटेड कम्युनिटी उसमें से निर्माण हुई, जिसको सरकारी या और ब्राह्मणवादी शब्दों के अनुसार दलित कहा जाता है, बाबा साहब के अनुसार नहीं। ये मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ सर, विथ एविडेंस, करबद्ध तरीके से मैं कहना, क्योंकि आपके संगठन का नाम दलित से प्रारंभ होता है। वो रहने दीजिए आप, क्योंकि वो हम इनको समझा रहे हैं और आपके साथ ये जल्दी समझ जाएंगे, आप ना समझेंगे रह जाएंगे पीछे, ठीक है। वो इधर बोलते हैं कि चौबे जी निकले थे छब्बे बनने रह गए दुब्बे के दुब्बे, वैसे हो जाएगा मामला। तो हम लोगों ने ढांचा बनाया मूल निवासी। ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, बड़ी कंसेप्ट है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, ये छोटी कंसेप्ट है। अगर हम जाति का विरोध करते हैं, जाति को एक समूह में लाते हैं और वो समूह से हम सारे लोग इकट्ठे नहीं आ रहे उस नाम से, तो वो नाम भी हमारे लिए सही नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ अशोक जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम दलित और बहुजन दोनों को एक साथ लाना चाहते हैं तो हमें नए शब्द की आवश्यकता है। इसलिए हम मूल निवासी शब्दों को लेके चल रहे हैं। अब बुरा मत मानिएगा, थोड़ा इनके दिमाग में इंप्रेशन बनाने के लिए मैं चीज़ों को थोड़ा जो है ड्रामेटिक ढंग से इसको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन का भी स्टूडेंट हूँ। यस 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 यस, बहस चलनी चाहिए। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इनको अब एक हो गए, मतलब एक दलित एक इकट्ठे हो गए, पिछड़े एक इकट्ठे हो गए, हाँ यस यस यस, गुड गुड, दिस इज ए डायलॉग, डेमोक्रेटिक डायलॉग, कि एक पिछड़े इकट्ठे हो गए, दलित इकट्ठे हो गए। अब इनको अब एक फेज आ गया भी। बाबा साहब के समय तो बाबा साहब ने भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चलाया, लेकिन बाबा साहब ने आगे के लिए कहा इनको ऑर्गेनाइज, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वैसे पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि इससे चलेगा नहीं, केवल शेड्यूल कास्ट से काम चलेगा नहीं, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये लार्जर आइडेंटिटी बनाई गई। मैं जब विद्यार्थी था, मास्टर्स में पढ़ता था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में, तो एक बार कांशीराम जी को इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में लोगों ने बुलाया और वो एसके विश्वास एंड कंपनी थी, जिन्होंने जो है एक बुद्धि बैंक का नाम, ऐसे कुछ एक नाम से उन्होंने जो है दलित इंटेलेक्चुअल फोरम ऐसे कुछ बनाया उन्होंने, हाँ बनाया, और उसमें कांशीराम जी को बुलाया। वो बहुजन संगठक में उसकी चर्चा रिपोर्टेड है। तो उन्होंने बनाया दलित, कांशीराम जी थे बहुजन। तो कांशीराम जी गए तो सही, लेकिन कांशीराम जी ने उन्हें जाके कहा कि आप बुद्धिजीवी लोग हो, इंटेलेक्चुअल का फोरम है, लेकिन मैं सारे देश में घूम रहा हूं, मुझे इंटेलेक्चुअल आदमी मिल नहीं रहा। देखिए, मैं देश में घूम रहा हूं, मुझे इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं मिल रहा है। क्यों कह रहा हूं? कि मैं दो प्रश्न से परेशान हूं। एक, व्हाट इज डायनेमिक्स ऑफ अंबेडकरिज्म, अंबेडकरवाद की गतिशीलता क्या है, यह समझाने वाला कोई प्रोफेसर, कोई इंटेलेक्चुअल मुझे मिल नहीं रहा। दूसरा, कि ये हमारे मिशन को सफल बनाने के लिए निधि कैसे इकट्ठा करना चाहिए, फंड कैसे रेज करना चाहिए, ये मुझे कोई इसका ढंग नहीं बता रहा है। भारती साहब ने भी कहा कि ये कहाँ से आएगा, इसकी चर्चा करनी होगी, चिंता करनी होगी इसके ऊपर। तो कांशीराम जी ने वैसे अपने जमाने में बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया, बहुत हमारा आंदोलन आगे ले गए, लेकिन वो उनको कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कैसे होनी चाहिए। एक डायनामिज्म ऑफ अंबेडकरिज्म क्या है और मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कैसे होनी चाहिए, ये दो प्रश्न है। कोई इंटेलेक्चुअल मुझे इसका जवाब नहीं दे रहा, ना इसके ऊपर काम करते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो मेरी एमफिल का थीसिस है
डायनामिक्स ऑफ फुले अंबेडकराइड मूवमेंट्स। मैं प्रोफेसर विवेक कुमार के अंडर उसके ऊपर रिसर्च किया, तब तो मैं एज ए छात्र गया था। उन्हें अच्छी आप साइंस के आदमी है, मैं थोड़ा सोशल साइंस का हूं। तो डायनेमिक्स क्या है? जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर नयनजोत लहरी दिल्ली विश्वविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर थी और विजिटर्स नॉमिनी थी, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नॉमिनी थी मेरे सिलेक्शन में। जामिया मिलिया इस्लामिया में जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना तो नाजिब जंग वाइस चांसलर थे और नयनजोत लहरी, मुझे उससे पहले उसका नाम भी नहीं पता था, 2-4 दिन बाद मुझे पता चला, किसी ने कहा कि उस औरत ने आपका बहुत समर्थन किया आपके सिलेक्शन में। वो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर थी। आप गूगल में देख लेना नयनजोत लहरी कौन है। अच्छा उसने, हाँ। तो नयनजोत लहरी ने मुझे अपने इंटरव्यू में पूछा, मिस्टर इंगोले, फुले अम्बेडकरिज्म आई अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज डायनामिक्स? सेम सवाल जो कांशीराम जी ने पूछा। अब बाकी लोगों तो कांशीराम ऐसे ही पूछ रहे थे पे बैक टू सोसाइटी में, उसने तो मुझे रोजी रोटी के लिए पूछ लिया। ना उत्तर दो तो नौकरी ना मिले। अब ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन आ गई, इसका जवाब देना है। तो फिर हमने उनको कहा कि मैडम, डायनामिज्म इंडिकेट्स द चेंज इन स्ट्रैटेजी। डायनामिज्म मीन्स चेंज इन स्ट्रैटेजी, रणनीति में सतत परिवर्तन। जैसी परिस्थिति होगी वैसी रणनीति होनी चाहिए, वह है सतत परिवर्तन। ये वॉल्यूम चल रहा है वहां, इधर देखो, ऊपर नीचे, हाँ अभी देखो रुक गया, अब बोल रहा हूं तो नीला हो गया, उधर लाल हो गया। जैसे फ्रीक्वेंसी बदलूंगा वहां पर वो डायनामिकली लाइट बदलती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी बदलती है तो साउंड की डायनामिज्म बदलती है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने लाइफ में जब समाज का काम शुरू किया पढ़ाई करने के बाद 1917 में, 24 में उन्होंने एक संगठन बनाया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। वो बहिष्कृत लोगों का संगठन था, उसको चलाया और उनको मोबिलाइज किया, संगठित किया, मनुस्मृति दहन किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ रिप्रेजेंट किया, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, कुछ हासिल की। लेकिन राजनीतिक रूप से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर उन्होंने 35 के बाद 36 में जो है सोचा कि इतने से राजनीति चलेगी नहीं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पक्ष। शुरू किए थे नैरो बेस से, केवल शेड्यूल कास्ट के लोग, अस्पृश्य लोग से। राजनीति में आए, बनाया स्वतंत्र मजदूर संघ पक्ष। सारे मजदूर, चाहे ब्राह्मण हो, मूल निवासी हो, विदेशी हो, सब मजदूर, बड़े ब्रॉड बेस का ऑर्गेनाइजेशन बनाया। शुरुआत नैरो से की, पता चला इससे काम नहीं चल रहा, ब्रॉड बना दिया, बनाया सारे मजदूर के लिए, चलाने लगे, इलेक्शन लड़े 1936 में। लेकिन केवल शेड्यूल कास्ट के लोग ही उसमें साथ दे रहे थे, मजदूर भी केवल शेड्यूल कास्ट के ही उसमें आ रहे थे, और दूसरा कोई आदमी समझता ही नहीं था कि ये सारे मजदूरों का संगठन है। नाम उसका मजदूर था, नेता उसके बाबा साहब अंबेडकर थे, तो दूसरे लोग उसको अंबेडकर नेता है समझ के उसको केवल अछूतों का समझते थे। दूसरे कोई लोग, मतलब शेड्यूल कास्ट में से भी कई जातियों के लोग उसमें शामिल नहीं होते थे, ओबीसी के लोग भी शामिल नहीं होते थे, अन्य होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अब सबके लिए बनाया, तो हमारे आदमी को क्या लगा, अब तो बाबा साहब ने बहुत बड़ा सब लोगों का संगठन बनाया और आज बैठक बुलाई है, तो मेरे घर में बेटे की शादी है, इसलिए मैं आज नहीं जाता कार्यक्रम में। दूसरे आ जाएंगे ना, अपने पटेल नगर के ओबीसी भाई उसमें आ जाएंगे, कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा बाबा साहब का। तो शेड्यूल कास्ट के लोग गए नहीं,
और ओबीसी के लोगों को लगा अपना है नहीं, ना वो आए ना ये आए, ठन ठन गोपाला। तब बाबा साहब के ध्यान में आया, जिसको बुला रहा हो उसको लगा मुझे बुलाया ही नहीं। इसका मतलब कम से कम वो तो आ जाते शेड्यूल कास्ट के, जो समझते हैं कि मैं उनका नेता हूं तो मुझे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही बना लेना चाहिए। मतलब पहले बनाया बहिष्कृत हितकारिणी सभा, फिर बनाया स्वतंत्र मजदूर संघ पक्ष, चला नहीं तो बनाया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये क्या हुआ, नैरो से शुरू किया, ब्रॉड किया, दोबारा नैरो किया, क्योंकि कम से कम ये आधार से इससे मैं कुछ सफलता हासिल करूंगा तो उनको प्रेरित करूंगा दूसरों को, और तब जाके उनका बड़ा बना लूंगा। तो फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया 42 में, इसका बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ पूरे देश से। 1942 में नागपुर में 70,000 डेलीगेट के साथ 35,000 महिलाओं का, 25 या 35,000 महिलाओं का सहभाग हुआ। स्वतंत्र एक दिन महिलाओं का सम्मेलन बाबा साहब ने तुरंत वहां पे ऑर्गेनाइज किया। इतनी बड़ी महिलाओं का सहभाग देखिए, शक्ति स्थान, शक्ति की चर्चा हो रही है, इतनी शक्ति निर्माण की उस नैरो बेस से। और फिर जब बाबा साहब अंबेडकर उसके माध्यम से जो है लोक प्रतिनिधि बने, मिनिस्टर बने, तो बाद में दूसरे ओबीसी के लोग मोटिवेट हो गए कि छोटी सी संख्या वाले शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठे हो गए और बाबा साहब अंबेडकर मिनिस्टर हो गए, लॉ मिनिस्टर हो गए, संविधान बना दिया, हमारे भी अधिकार दे दिए, और हमारा कल्याण होना है तो बाबा साहब को ही हमारा नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए लखनऊ में जब अधिवेशन हुआ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, तो एसडी सिंह चौरसिया हमारे अधिवेशनों में आते रहे, बाम सब के अधिवेशनों में। एसडी सिंह चौरसिया एक डेलीगेशन लेके गए बाबा साहब के पास लखनऊ में अधिवेशन में, ऐसे ही अधिवेशन चल रहा था, और कहा सर शेड्यूल कास्ट के लोगों का आपने प्रखर नेतृत्व किया, उनके हक अधिकार आपने बहाल कर दिए, आपको ओबीसी के लोगों को भी अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, हम आपके साथ। लखनऊ यहां से ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा टाली बजनी चाहिए, पटेल नगर में बैठे हुए हैं। कंसेप्ट समझ में आई बाबा साहब को कि अब वो पर्टिकुलर मैच्योर टाइम आ गया कि ये शेड्यूल कास्ट के सारे लोगों को मैंने तो कंसोलिडेट कर लिया, अब हमको इनके अलावा जो मूल निवासी जातियों के लोग हैं उनको भी जोड़ना होगा। तो उस आइडेंटिटी के तहत वो आएंगे जो सबको कॉमन है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अब हमें बनानी पड़ेगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन द रियल पब्लिक, समाजशास्त्र से उसको रियल कह रहा हूं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये ब्रॉड बेस का ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बाबा साहब ने रणनीति बनाई। हालांकि उसको अमली जामा पहना लेके बाबा साहब नहीं रहे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक कंसेप्ट बना के, उसमें क्या कंसेप्ट थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये सारे लोग, उनका एक ब्रॉड संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि वो टाइम वैसा है, मैच्योर टाइम वैसा है। भाई मैं और मेरी बीबी और मेरा बेटा है तो हम घर उतना ही बनाएंगे, बेटे की शादी हो जाएंगे, घर बड़ा चाहिए। अभी LIG में रहते हैं, बच्चों की शादी हो जाएगी तो HIG में जाना पड़ेगा, MIG में जाना पड़ेगा। तो जब ये परिवार बढ़ गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा हमको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाना चाहिए, सबको जोड़ने के लिए बड़ी आइडेंटिटी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो मैंने प्रोफेसर नयनजोत लहरी को समझाया, आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई नेवर इंटरेक्टेड विथ हर लेटर ऑन, आई एम ऑन रिकॉर्ड इन कैमरा, आई नो गूगल इज सीन एवरीवेयर। I am blessed that Professor Lahiri gave me an opportunity to explain. I said, Madam, dynamism means change in strategy as per the demand of the time, requirement of the time. So Ambedkar started with Bahishkrit Hitkarni Sabha, Depressed Class Mission, that was a narrow organization, then established Independent Labour Party, that was a broad-based organization. That did not work, so he formed Scheduled Caste Federation as a narrow organization,
and then he proposed Republican Party of India, that is again a broad based organization. This is the dynamism of Ambedkarism. भाई अंग्रेजी में समझ में आया कि नहीं आया? ये फुले अम्बेडकरी वाद का ये गतिशीलता ये है कि हालातों के अनुसार पहले इनको इकट्ठे करो, फिर उनको लाओ, फिर ज्यादा चाहिए फिर ज्यादा करो. इसलिए मैंने कहा हमने 1,500 चेयर लगाई, फिर हमने 2,000 करी, फिर लोग आए, फिर 500 मंगाई, 300 बिछाई, 200 वहां पर है. ऐसा नहीं करते तो जनरल बॉडी में खींच लेते मुझे एज ए सेक्रेटरी. पैसा वेस्ट किया, 3,000 चेयर लगाई, 2,000 लोग बैठे हुए थे, बुजुर्ग लोग बैठे हुए यहाँ पर. एक्सपेंडिचर के ऊपर खींच लेंगे मुझे कल एज ए जनरल सेक्रेटरी. अभी एक आए बोले उधर लगा देता हूं 2-4, लगा दिया इधर 50 चेयर. साथियों ये गतिशीलता है, हमें इसको गहराई से समझने की जरूरत है. हम ये बदलते हुए परिवेश में मैं अपील कर रहा हूं, भारती साहब आपको भी अपील कर रहा हूं, तहे दिल से कर रहा हूं, हमें मूल निवासी ही बनना होगा. ये ढांचा मूल निवासी बनेंगे ना, ऊर्जा शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी. शक्ति में परिवर्तित जिस प्रकार की चाहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक. बैठा है उधर विनय नागवंशी बैठा है इकोनॉमिक का घोषणा करने के लिए. मेनी फोल्ड प्रोग्राम PS4 के अंतर्गत हमने एक मेनी फोल्ड प्रोग्राम बनाया है. गांव गांव तक जाने का, बस्ती बस्ती तक जाने का, हर बस्ती में हर गांव में संविधान के सम्मान में, संविधान की रक्षा के लिए PSA पीपल सोशल एक्शन कमेटी बनाने का, उनके माध्यम से आंदोलन को चलाने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो बजट चाहिए, जो सरकार का बजट है उसका कितना भी विश्लेषण पेपर पे करेंगे, वो हमारे हाथ में आज नहीं है. हमारे पास अपना जो बजट है, हमारे पास अपना जो चंदा है, हमारे पास अपना जो पे बैक टू सोसाइटी का सोर्स है, उसका नियोजन हम कर रहे हैं. पैरेलल खड़ा कर देंगे सालों के. सामाजिक में पॉलिटिक्स इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. राजनीति समाज का दर्पण मात्र है. समाज में अगर हमने खड़ा कर दिया ना, समाज के बजट से हम समाज को चला लेंगे, तो राजनीति को ऐसे दौड़ाएंगे, नचाएंगे. अभी नाच रहा है राहुल गांधी, कह रहा है 85 को 85 क्यों नहीं मिल रहा. सुनाई दी उसको ट्यून. अरे भाई 90 सेक्रेटरी होने चाहिए ओबीसी का, इसमें नहीं दिख रहा. मीडिया में बोल रहा है ना, नाच रहा है हमारी विचारधारा की टून पर. यह ताकत है हमारे आंदोलन की और बामसेप की. किसने लाया 15-50? गए क्या उसके घर हम बताने के लिए? दिल्ली में रहता हूं, अब तक उसका मुंह नहीं देखा मैंने कभी, उसकी बहन का भी नहीं देखा. लोग कह रहे वो चमत्कार कर देगी. चमत्कार के हमारा विश्वास नहीं है. अभी भाई नाच रहा है, उसको भी नचा देंगे. 85 को 85 मिलना चाहिए बोल रहा, किसकी बोली है? यह शक्ति है. ऊर्जा आप हो और वो शक्ति है कि नचा सकते हो. पॉलिटिकल साइंस कहता है व्हाट इज पावर? पावर इज एन एबिलिटी टू फोर्स एनीबडी टू एक्ट अपॉन योर ओन विल एंड विश. दिस इज व्हाट sociology defines as power. Michael Foucault defines power like this. Max Weber defines power like this. Power is an ability to force others to act upon your will and wish. That is power. ऐसे ही जिंदगी नहीं खपाई. बिना बिना नाश्ता किए खड़ा हूं, पानी पी रहा हूं. सर मैं 10 साल फुल टाइम काम किया हूं, उसके बाद प्रोफेसर बना हूं. तो इसलिए हमारी ये अपील है, और हमने ये सब्जेक्ट में एक लाइन में कहा है, मूल निवासी शक्ति के पुनरुत्थान से ही होगा ब्राह्मणवादी दंभ का पट्टाशे. दंभ क्या है? वो सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं. वर्णवाद में जो आपने कहा बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया, मैं आपका आभारी हूं. जातिवाद में मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सबको मूर्ख बना सकता हूं, मैं लोगों को भ्रष्ट बना सकता हूं, मैं लोगों को लूट सकता हूं, मैं लोगों को
डिवाइड कर सकता हूं, ये उसका दम्भ है, ये उसकी भावना है कि ये मैं कर सकता हूं। मैं जब विद्यार्थी था 11th में, 11th साइंस से पढ़ता था, तो मैं मराठी पढ़ के साइंस में चला गया था। 10वीं तक मराठी पढ़ा, फिर साइंस में गया, अंग्रेजी हो गया। लेकिन मैं 11वीं में गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज की गैदरिंग हुई, उसमें कई कल्चरल इवेंट हुए। कल्चरल इवेंट 17 हुए, उसमें से 13 मैंने अकेले ने जीते। तो कल्चरल गैदरिंग के इंचार्ज थे मिस्टर कुलकर्णी, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, DS कुलकर्णी, जालना सिटी में। उन्होंने स्पेशली चपरासी को भेज के मुझे बुलाया, या उस बच्चे को बुलाया, बिठाया सामने, बोले अरे इंगोले यू आर ए गुड ओरेटर। तो मैंने कहा सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाग लेना चाहिए, इसलिए मैंने भाग लिया। तो लेकिन तुम कल आना हमारे घर, आपको थोड़ी ज़रूरत है सुधार करने की। मैंने कहा जी हाँ सर, आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हो, आपको सुधार करने की ज़रूरत है। मैंने ठीक, आओ मेरे हमारे घर। गया, उनकी मिसेस संगीत क्लासेस चलाती थी, उच्चारण सिखाती थी। वहाँ उन्होंने बताया कि आप आइए, डेली आपको ट्रेनिंग देंगे, शब्दों का, आपकी भाषा का सुधार करेंगे, फ्री में करेंगे। ना ठीक है। फिर ऐसे में बैठे थे, उन्होंने कहा बोलते बोलते प्रोफेसर कुलकर्णी ने, सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लिसन, एवरीबडी मस्ट लिसन दिस, हाउ वी शुड बी डिपार्टिंग फ्रॉम द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ब्राह्मणिज्म। उन्होंने कहा इंगोले भाषण देने के लिए खड़ा हो जाओ, तो ये समझो कि सामने बैठे हुए जो लोग हैं ना, ये सारे मूर्ख हैं। अरे ये ब्राह्मणवाद का बड़ा खतरनाक प्रचार है। मेरे मन में आया, और मूर्ख नहीं होंगे तो क्या करूंगा। ऐसा ही एक आदमी, एक है ब्राह्मणवाद, वो तो कुलकर्णी था। हमारे संगठन में भारती साहब, हमारे संगठन में एक थे वामन मेश्राम। आप तो ऐसे ही कहना पड़ेगा, मरा नहीं अभी जिंदा है, लेकिन हम तो ऐसे ही बोलेंगे, एक थे वामन मेश्राम, कि संगठन में मर गया हो। वामन मेश्राम ने एक दिन मुझे कहा, मैं राष्ट्रीय प्रचारक था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 2002 की बात बता रहा हूं, आज 20 साल ज्यादा समय हो गया। उसने ये कहा कि संजय, हमने 10 साल की योजना बनाई है, 10 साल में देश में परिवर्तन कर देंगे। रात के 2 बजे पटना में चिड़िया अटार पुल है, उसकी 3री मंजिल पे हम खड़े, मुझे गैलरी में रहा, रात के 2 बजे नींद से जगा, कहा संजय 10 साल में परिवर्तन कर देंगे। मैंने कहा कि सर कैसे होगा। तो कहने लगा कि हम अभी 2002 में हैं, 5 साल के अंदर सारे देश में हमारा नेटवर्क हो जाएगा, हम सरकार को हिलाने लायक हो जाएंगे, जब हिलाने लायक हो जाएंगे बनाने लायक हो जाएंगे। मैं अपनी आंखें ऐसे ऐसे किया, मैंने कहा सर इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, अभी तो हमारा जो है अपना सब अपने टूटे बिछड़े दुखी हमसे इधर उधर है, सदा तेजिंदर सिंह झिल्ली है, इधर गंगावने साहब है, उधर वो हमारे अपने लोग इधर उधर गए हुए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, उनको सबको एक करना चाहिए, एक संगठन में आना चाहिए। मैंने एक संगठन, मैंने कहा हमारा संगठन का जो रजिस्ट्रेशन है वामसिप का, वो खतरे में है सर, उसको कुछ करना चाहिए। नाम में क्या पड़ा है, गधा नाम का संगठन बनाऊंगा, गधा, तब भी चलेगा। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे भी गधा बोल रहा है, मैं तो गधा नहीं हूं। ये क्या है, ये भी ब्राह्मणिज्म है। आगे जाके कहता है, देखो संजय, दुनिया में लाखों गधे हैं, एक खोजो करोड़ मिलते हैं। और गड़बड़ा गया। मतलब बोरकर साहब मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के गोल्ड मेडलिस्ट के 2nd विनर है हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी के, और मेश्राम 12वीं पास है। और गणित इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है कि दुनिया में लाख गधे हैं, एक खोजो करोड़ मिलते हैं। भाई लाख थे, करोड़ कहां से मिले। वामन मेश्राम की बता रहा हूं। तो मुझे याद हुआ जब ये कहानी मैं एडवोकेट विनोद बर्मन को बताया, अभी वो जज है वहां देहरादून में, एडवोकेट विनोद। मैंने कहा विनोद ऐसा बोल रहा था वामन। वामन वामन नहीं, वामन बामन है।
विनोद ने कहा वामन ही वामन है। मैंने कहा ये बात तेरी मुझे जची, क्योंकि वामन जैसी बात कर रहा था। ये झूठ, फालतू के आंकड़े, ये और हमारे लोगों को गाली देना, दूसरों को मूर्ख समझना, ये ब्राह्मणवादी दंभ है। चाहे वो ब्राह्मण के दिमाग में हो, चाहे हमारे समाज के आदमी के दिमाग में हो। ऐसे से ये वास्तविकता नहीं है, फॉल्स कॉन्शियसनेस है कि सामने बैठे हुए सारे मूर्ख है। ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है। सामने बैठे हुए लोगों के अंदर भी मेधा हो सकती है, प्रज्ञा हो सकती है, वो भी विद्वान हो सकते हैं। मैं इसे कैसे समझ लूं कि मैं बाकी सारे लोग मूर्ख है? इसको कहते हैं ब्राह्मणवादी दंभ। झूठ के आधार पर अपने आप को समझ मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अब हमारे लोगों को कहीं मिल जाए रास्ते में, लोग उससे बहस कर ले और कहे मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, हमारे लोग प्रश्न करे, श्रेष्ठता जीरो हो जाएगी। एक बात में जीरो हो जाएगी, तू इस देश का है क्या? बोलेगा नहीं हूं। इस देश का होगा तब न श्रेष्ठ होगा। तेरी इधर औकात ही नहीं खड़ा रहने की, तेरी भूमि नहीं, तू काय का श्रेष्ठ और कार का कनिष्ठ। तुरंत 56 की छाती ना 52 की भी नहीं रहेगी। तो इसलिए ब्राह्मणवादी दंभ जो है झूठ के आधार पर खड़ा है। इसलिए इसमें लिखा है सत्य में जयते। यह है मूल निवासी पुनरुत्थान जो सम्राट अशोक ने किया। सत्य में जयते। सत्य के आधार पर अपनी ऊर्जा को अगर इकट्ठा करेंगे, शक्ति का निर्माण अपने आप होगा। ढांचे में उसको रखेंगे, डिसिप्लिन में रखेंगे, जहां चाहिए वहां उसको उपयोग करिए। पंखा जलाइए, बिजली जलाइए, सब जगह उसको चलाइए। मेरी ये अपील है। हम मूल निवासी है, हम दलित नहीं हैं, हम शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, हम ओबीसी नहीं है, हम महार नहीं है, मांग नहीं है, जाटव नहीं है, हम कुर्मी नहीं है, कोयरी नहीं है, पासवान नहीं है, पासी नहीं है, और कितनी जाति बनाई हुई बोले कोई नहीं, हम ये कोई नहीं, हम मूल निवासी है क्या नहीं? ये आसान वाला काम है, ये पक्का ढांचा है, ये सामाजिक भी है, ये आर्थिक भी है, ये सभ्यतापूर्ण भी है। ये ढांचा बनाएंगे तो ब्राह्मणवादी दंभ धाराशायी हो जाएगा, पट्टा शेप हो जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। एक किताब का प्रकाशन होना है, जहां वहीं खड़े रहिए। भारती साहब को विनंती करता हूं, ये मूल निवासी कंसेप्ट के ऊपर उनके हाथ से इस किताब का प्रकाशन किया जाए। और करिए, क्या नाम है किताब का? अंबेडकर ने कहा आर्य विदेशी है, और लेखक अजय कुमार, और प्रकाशन होगा अशोक भारती साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष नैकडोर, उनके हाथों से। ताली बजाइए। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।